नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जो परीक्षा हुई थी 11 तारीख को एएनएम की, उसमें यूपी स्पेशल कैसा आया था, इसके पीवाईक्यूज़ करेंगे, यानी कि एएनएम की परीक्षा में पूछे गए यूपी स्पेशल के सवाल और साथ ही साथ कंप्यूटर के सवाल। क्योंकि ये जो सिलेबस यहाँ पर दिया होगा, वही सिलेबस आपका लगभग-लगभग जूनियर असिस्टेंट में भी है और लेखपाल में भी है, ठीक है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए, जब से ये नई एजेंसी आई है दिसंबर 2024 से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज़ आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके अलावा इनके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, इर्द-गिर्द जो भी सवाल बन सकते हैं, इस प्रकार के सवाल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और यकीन जानिए आप यूपी स्पेशल ना सिर्फ बल्कि कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप लेखपाल या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप हमारे ऐप यानी एप्लीकेशन पर विज़िट कर सकते हैं, इसका बैच चल रहा है। और इसके बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो KT25 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूपी स्पेशल के पहले देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ थोड़ा-सा ब्लर है, तो आप इसको समझने में असुविधा होगी, लेकिन जैसा भी आप लोगों ने पेपर भेजा है, उसी हिसाब से हम यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना? तो देखो क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक फर्रुखाबाद प्रिंट को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था? तो ये तो 2013 में हुआ था। 2013 17 तो है ही नहीं, 18 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ई पार्ट सही हो जाएगा। हालाँकि 5 ऑप्शंस भी आ रहे हैं नई एजेंसी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, 82, ध्यान से देखो, इसको कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने 1908 में, वर्ष दिया है 1908, 1908 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है या हम कहें एक जिला है बांदा। बांदा में किस संस्थान का उद्घाटन किया था? सवाल पूछ रहा है आपसे लाला लाजपत राय के संबंध में और आपको लिए जा रहा है 1908 में। इन्होंने किस संस्थान का उद्घाटन किया था? कानपुर गलत हो जाएगा, बांदा की बात कर रहा है ना। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी ये भी गलत होगा, बनारस भी गलत हो जाएगा। ये किया था दयानंद वैदिक अनाथालय का। अब बांदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इनको ज़रूर याद रखना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ ईयर्स लिख रहा हूँ, एज़ इट इज़ आपको याद रखना है। बांदा से संबंधित हैं ये। बांदा में कौन-कौन सी घटनाएँ कब-कब हुई थी, ठीक? आओ देखो, 1908 क्या हुआ? 1920 में क्या हुआ? 1929 में क्या हुआ? 1930 में क्या हुआ? 1998 में क्या हुआ? ये सब बांदा से संबंधित हैं। इसके अलावा 1812 में क्या हुआ? 1908 में क्या हुआ? 1908 में दयानंद वैदिक अनाथालय, दयानंद वैदिक अनाथालय, ठीक है? इसको एस्टैब्लिश किया गया। 1920 में क्या हुआ? 1920 में राष्ट्रवादी स्कूल की स्थापना हुई थी, याद रखो। राष्ट्रवादी स्कूल की स्कूल की स्थापना। इसके अलावा सत्याग्रही का प्रकाशन भी हुआ था, ठीक? अब आ जाओ 1929 1929 में, यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे। गांधी जी गांधी जी आए थे। कहाँ पर? यहीं पर। 1930 में क्या हुआ? 1930 में आपने सविनय अवज्ञा नाम सुना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बांदा में ये शुरू हुआ था 1930 से। 1998 में क्या हुआ? 1998 में हुआ ये कि उस समय 2 तहसीलें हुआ करती थीं, एक का नाम था करवी और एक का नाम था मऊ। करवी और मऊ 2 तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया और ये जिला था चित्रकूट। चित्रकूट। इसके बाद चित्रकूट में और भी कई सारी तहसीलों को शामिल किया गया, जैसे मानिकपुर, राजापुर, है ना? तो चित्रकूट को एस्टैब्लिश किया गया था करवी और मऊ के साथ। इसके बाद फिर 1812 यानी 1812 में क्या हुआ? 1812 में बांदा में एक किला है कलिंजर, कलिंजर। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आया था, कब्जे में, याद रखिएगा, ध्यान रखो। इसके अलावा एक बात हम और आपको बता दें, चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम, ये आयुक्त मंडल है, आयुक्त मंडल। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या बांदा इसमें आता है? हाँ, इसमें बांदा आता है। चित्रकूट धाम मंडल में बांदा है, बांदा के अलावा हमीरपुर है, हमीरपुर के अलावा महोबा है, महोबा के अलावा चित्रकूट है। तो ये बातें हैं, याद रखो इनको, सारी की सारी बातें पूछी जाती हैं समय-समय पर आपकी ही परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी की। 82 का सही उत्तर हो जाएगा दयानंद। मैं आपको लिए चलता हूँ
83rd में, 83 में। 83rd देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में 1984 में कौन-सा मानव निर्मित आर्द्र भूमि बनाई गई थी? मानव निर्मित आर्द्र भूमि, जस्ट वेट इसको मैं थोड़ा-सा छोटा करता हूँ, संभवतः दिखे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में 1984 में कौन-सी मानव निर्मित आर्द्र भूमि बनाई गई? समान है, हैदरपुर है, तो आप 1984 की बात कर रहा है ना? हैदरपुर। इसके अलावा पार्वती अर्गा है, सूर सरोवर है, तो यहाँ हैदरपुर हो जाएगा। हैदरपुर के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ, गौर करना। ये मैंने लिखा हैदरपुर आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक? दरअसल ये एक मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। अब सवाल ये है कि भाई अगर मानव ने बनाई होगी तो कभी न कभी तो बनाई होगी। हाँ, 1984 में बनाई है। 1984 में इसका निर्माण हुआ है, ये भी आप समझ गए। अच्छा, ये जो झील है क्या मुझे बता सकते हो किन-किन नदियों के मध्य फैली हुई है? गंगा और साथ ही साथ एक छोटी-सी नदी है, जिसका नाम है सोलानी। गंगा और सोलानी इन नदियों के बीच ये क्षेत्र फैला हुआ है, बीच क्षेत्र फैला है। यहाँ तक भी आप बात समझ गए। क्या मुझे बता सकते हो किन-किन शहरों की सीमा पर है? तो एक तो शहर है मुज़फ्फरनगर, मुज़फ्फरनगर और एक शहर है बिजनौर, बिजनौर। इन दोनों शहरों की सीमा पर है, ठीक है? वापस आओ ज़रा, 83 का सही होगा हैदरपुर। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 84 में, 84 में आओ ज़रा। 84 क्या कह रहा है? 84 क्या कह रहा है? कह रहा है जस्ट वेट 1887 में वाराणसी में स्थित भारत धर्म महामंडल के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक 2 शख्स थे, एक तो थे दीनदयाल शर्मा और मदन मोहन मालवीय जी। तो दीनदयाल शर्मा यहाँ सही होगा, ए पार्ट, ठीक है? ए पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84 का ए, मैं लिए चलता हूँ आपको 85 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, आ रहा है अभी, जनवरी चल रही है और धीरे-धीरे लगभग 12 है। हाँ, ठीक है। इसके बाद 24 तारीख को मनाया जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ से संबंधित कुछ बातें। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। हालाँकि 26 का आ जाएगा तो इस ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, 26 की करंट अफ़ेयर। यहाँ से 2-3 बातें याद रखना। कौन-कौन सी? जैसे अगर हम 2025 की बात करें, 2025 में आपसे कई बार सवाल पूछे गए थे कि कब मनाया गया था, तो 24 जनवरी को मनाया गया था, 24 जनवरी को। इसके अलावा 25 की थीम आपसे पूछी गई थी कई बार, तो ये इम्पोर्टेंट है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी लगभग 1 साल का तो तैयार ही होना चाहिए आपको। तो इसकी थीम क्या थी उस समय? 2025 वाली, ये थी विकास व विरासत, विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश, प्रगति पथ पर अपना उत्तर प्रदेश, ठीक? अच्छा ये जो 2025 वाला मनाया गया था, ये कौन से नंबर का था? ये 76th था और अब कौन-सा होगा? अब होगा 77th चूँकि 25 वाला 76 था और ये जो स्थापना दिवस मनाने की पहल है, ये पहल शुरू कब से हुई है और किसने शुरू करी? बस 2 सवाल और बता दो। ये शुरू तो हुई है, कब से? टाइम पीरियड बताओ और किसकी पहल थी यानी किसने शुरू किया था इसको? ये 2 सवाल। शुरू हुआ है 2018 से, ठीक है? पहला 2018 में मनाया गया और ये जो प्रोग्राम होता है, ये 3 दिवसीय होता है। 3 दिवसीय प्रोग्राम और किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था हमारे उस समय के राज्यपाल थे राम नाईक जी, राम नाईक जी। तो वापस आ जाओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 85 सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी को। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 86 में, 86 में। 86 कह रहा है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कौन-सा मंदिर भारत के 51 पीठों में से एक है और नवरात्रि के दौरान भक्ति का प्रमुख केंद्र है? मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कौन-सा मंदिर भारत के 51 पीठों में से एक है? मिर्ज़ापुर में जो मंदिर स्थित है आपको वहीं तक रहना है। अब आप ये मत करना कि बलरामपुर का कोई मंदिर उठा लो, नहीं, केवल और केवल मिर्ज़ापुर तक। तो माँ विंध्यवासिनी, ललिता देवी, दुर्गा देवी, ज्वाला देवी या फिर नन्नादेवी कौन-सा इसमें सही होगा? इसमें सही होगा विंध्यवासिनी देवी।
मिर्ज़ापुर में है और 51 पीठों में से ये एक है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? आओ ज़रा समझते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी, ये जो मंदिर है मिर्ज़ापुर में है। इसकी विशेषता ये है कि लगभग-लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में इसके 3 देवियों के मंदिर हैं। 3 देवियों के मंदिर हैं, गौर करना। एक पहाड़ी है जिसका नाम है काली खोह, काली खोह। काली खोह पहाड़ी पर महाकाली जी का मंदिर है, महाकाली। इसके अलावा एक पहाड़ी है जिसका नाम है अष्टभुजा, अष्टभुजा पहाड़ी। तो अष्टभुजा पहाड़ी पर कौन सी देवी विराजमान है? ये है अष्टभुजा देवी, अष्टभुजा देवी। और इनके केंद्र में बैठी हैं विंध्यवासिनी देवी। ठीक है? तो वापस आओ जरा, ये पार्ट सही हो जाएगा। मैं आपको लिए चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 87। 87 को ध्यान से देखो। कह रहा है उत्तर प्रदेश में हाफिज रहमत खान को 1774 में शुजाउद्दौला और ब्रिटिश सेना ने किस युद्ध में हराया था? शुजाउद्दौला और ब्रिटिश सेना ये एक हो गई थी और बेचारा ये रहमत खान मारा गया, मार ही दिया गया था। इतिहास मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हिस्ट्री स्पेशल बैच में, है ना? तो आओ जरा थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। एक मिनट, ये नाम क्या था इसका? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बारे में जानो थोड़ी सी बातें। शुजा उद दौला, शुजाउद्दौला के बारे में जब आप पढ़ते हो तो पता ये चलता है कि ये महाशय तो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे। नवाबी तो आप लोग जानते ही हैं, नवाबों की नवाबी। कब से कब तक गद्दी पर रहा है? 1754 से लेकर 1775 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। इसी के समय में काल आता है 1773, काल मतलब यमराज वाले नहीं, समय आता है 1773। इसी समय, इसी के समय में बनारस की हुई संधि, बनारस की यहाँ पर संधि होती है। इस संधि के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है, तो आप वहां से पढ़ते जरूर रहिए जो लेखपाल बैच में है। हिस्ट्री बहुत जरूरी है। तो सुजाऊ दौला, बनारस की संधि इसी के समय में होती है। क्या क्या हुआ तो आप वहां से पढ़िए। इसके अलावा दो ईयर्स आपके लिए और महत्वपूर्ण है, 1774, 1774, और यही 1774 एक बार फिर से। ये एक साल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1774 में एक कांड हुआ। कांड ये हुआ कि इसने रुहेलखंड पर कर दिया आक्रमण। रुहेलखंड पर आक्रमण होता है, और रुहेलखंड पर जब आक्रमण होता है तो वहां पर इसे कहा गया, ये वहां पर एक क्षेत्र था, दरअसल क्षेत्र को कहते हैं मीसपुर, मीसपुर कटरा। तो मीसपुर कटरा कह लो, या कुछ पुस्तकों में मीडनपुर कटरा मिलता है, तो डोंट वरी, उससे संदेह मत करना, ये सब एक ही नाम है। तो मीसपुर कटरा एक क्षेत्र था, और यहीं पर रूहेला सरदार हुआ करता था। रूहेला सरदार, इस रूहेला सरदार का नाम था हाफिज, हाफिज रहमत खान। जस्ट वेट, हाफिज रहमत खान। ये बंदा जो था, ये बेचारा मारा गया, ये मारा जाता है। ठीक है? और इस प्रकार से जो पूरा का पूरा रुहेलखंड था, उसे अवध में मिला लिया गया था। अवध में इसे कर लिया गया शामिल। तो खैर वापस आओ जरा, आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि 1774 में हाफिज रहमत खान को इसने युद्ध में हराया ही नहीं बल्कि इसको मार ही दिया था। किसने मारा था? नहीं नहीं, युद्ध पूछ रहा है, किस युद्ध में हराया था, है ना? तो अलीगढ़ तो नहीं होगा, कन्नौज भी गलत है, फर्रुखा मीरनपुर कटरा होगा, या मीसपुर कटरा लिखा हो तब भी सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 88 में। 88 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा सिटी के संस्थापक कौन थे? नोएडा सिटी के संस्थापक पूछ रहा है आपसे। ये तो संदीप मारवाह जी हैं। और आगे बढ़ो जरा। 88 के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ 89 में। 89 क्या कह रहा है? 89 कह रहा है संयुक्त प्रांत के पहले महाधिवक्ता कौन थे? ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है? पहले महाधिवक्ता कन्हैयालाल मिश्रा हैं, बनर्जी हैं, एनपी अस्थाना साहब होंगे। 1937 की बात, 1937 की बात है। 1937 में काटजू साहब भी थे, तो इनमें इनमें काफी वाद विवाद भी हुआ था। तो खैर 89 के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ 90 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश के औरैया जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पर दुबियापुर में स्थित गैस आधारित विद्युत संयंत्र का संचालन कौन सी सार्वजनिक कंपनी कर रही है? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको एनटीपीसी के बारे में बताया था।
एनटीपीसी, क्या याद आ रहा है एनटीपीसी से? यहाँ मैंने आपसे कहा था कि ये 2 बातें ज़रूर याद रखना, यूपी स्पेशल बताया था। कौन-कौन सा? एनटीपीसी के जो संयंत्र है, एक तो आप याद रखोगे कोयला आधारित कौन-कौन से हैं? कोयला आधारित संयंत्र, उनको याद रखो। और दूसरा मैंने बताया था कि गैस आधारित संयंत्र कौन-कौन से हैं, इनको याद रखो। तो कोयला आधारित आपको याद रखने हैं लगभग-लगभग 4 से 5, जैसे सिंगरौली को याद रखो, ठीक है? सिंगरौली के अलावा आप याद रखो रिहंद को, ये भी कोयला आधारित है। तीसरा याद रखो दादरी को, ये भी कोयला आधारित है। इसके अलावा चौथा याद रखो ऊंचाहार को, ऊंचाहार ये भी कोयला आधारित है। और फिर याद रखो टांडा को, ये भी कोयला आधारित है। अच्छा, ये जो दादरी है न सिर्फ कोयला, ये गैस आधारित भी है, तो गैस आधारित में आ जाओ। तो पहला तो उठा लो दादरी और दूसरा ले लो औरैया। ऐसे भी आपसे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस आधारित है, तो यहाँ से 3 उठा लेगा या 4 उठा लेगा और 1 यहाँ से उठा लेगा, ऐसे सवाल पूछता है। तो वापस आ जाओ, सही उत्तर क्या होगा? एनटीपीसी, सी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 91 में, 91 में। 91 को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान 2024 में किस अवसर पर शुरू किया गया था? ये तो मैंने आपको जब वीपीओ का बैच हम पढ़ा रहे थे, उसमें योजनाओं में भी करवाया था और साथ ही साथ इसको मॉक टेस्ट में भी करवाया था हमने। तो खैर, यहाँ पर आओ। सवाल कह रहा है कि भैया बताओ जीरो पावर्टी अभियान, जीरो पावर्टी अभियान, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ये शुरू कब हुआ? सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए। शुरू होता है 2 अक्टूबर 2024 में, याद रखिएगा। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था जो हमारे निर्धन परिवार होते हैं ना, स्थानीय क्षेत्र के जो निर्धन परिवार हैं, इनकी आय में वृद्धि करना, आय में वृद्धि कर देना, यही इसका टारगेट था। तो इसमें जो वार्षिक आय होनी चाहिए इनकी, याद रखिएगा, वार्षिक आय, ये वार्षिक आय कितना करने का लक्ष्य किया गया था? 125,000 रुपया वार्षिक, इतना करने का लक्ष्य टारगेट किया गया था इस अभियान के अंतर्गत। ठीक है? शुरुआत हुई 2 अक्टूबर से। अब मुझे बताओ 2 अक्टूबर को क्या होता है? सबको पता है? कौन नहीं जानता है? महात्मा गांधी जी, ठीक है? जस्ट वेट, राष्ट्रीय पंचायत ये गलत मैंने कर दिया, गांधी जी, डी पार्ट्स होगा। अब आ जाओ 92 में, 92 में। 92 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी घोषित किया गया है? ये मथुरा तो नहीं है, लखनऊ, वाराणसी, ये अयोध्या होगा। अयोध्या, यहाँ होगा नन ऑफ दीज। ठीक, तो नन ऑफ दीज कितने का हो गया आंसर? नन ऑफ दीज इसका भी हुआ है 2013 वाले का, 81। जस्ट वेट, इसका यानी हाँ, इसका भी नन ऑफ दीज था क्योंकि इसका 2013 और एक नन ऑफ दीज ये आ गया। ठीक, और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 93 में आओ। ईरान में क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कायाकल्प कार्यों की वास्तविक समय निगरानी के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। ये जो प्रेरणा पोर्टल है, आप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट में जाओगे तो वहां पर कायाकल्प के संबंध में, सॉरी, प्रेरणा पोर्टल के संबंध में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल के बारे में कहा गया है कि 2019 से इसकी शुरुआत होती है। छात्रों का कौशल विकास करने के लिए इसे शुरू किया गया था और साथ ही साथ जो पात्रता है वो यूपी का निवासी होना चाहिए, सरकारी स्कूल का छात्र होना चाहिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। तो बहुत सारी वहाँ पर विशेषताएँ दी हैं। तो हम लोग जब योजना वाला सेगमेंट शुरू करेंगे अपने लेखपाल में, तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए भाई, और आगे बढ़ते हैं, 94 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के एक महाराजा हैं, उन्होंने 19वीं शताब्दी में कौन-सा मंदिर बनवाया? ये पूछ रहा है आपसे। 19वीं शताब्दी में कौन-सा मंदिर बनवाया? क्या पता है आपको? 94, देवीपाटन है कि बागेश्वरी है कि छावनी मंदिर है या बिजलीपुर मंदिर है? दरअसल इसमें होगा क्या 94 का, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि पहले हम आपको थोड़ी सी बातें बलरामपुर की बताते हैं। यहाँ आओ जरा।
बलरामपुर। बलरामपुर के बारे में 2-3 बातें याद रखो। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ के संस्थापक किसे कहा जाता है? यहाँ का संस्थापक कहा जाता है एक राजा हुए हैं यहाँ, इनका नाम है राजा माधव सिंह, ठीक है? माधव सिंह। लगभग-लगभग 1508 की बात हम कर रहे हैं। 1508 ईस्वी के आसपास ये महाराज जी थे। इन महाराज जी का एक बच्चा था, बेटा था, बेटा का नाम था बलराम शाह। कहते हैं कि अपने पुत्र के नाम पे इन्होंने बलरामपुर नाम रखा था और इसकी स्थापना की थी। लेकिन कहानियाँ अलग-अलग हैं। एक कहानी ये भी कहती है कि इसकी स्थापना 1508 में महाराजा माधव सिंह ने नहीं की थी, बल्कि इसकी स्थापना हुई थी 1357 में। 1357 में एक और शख्स थे, नाम था दिग्विजय, जो कांग्रेस के नेता हैं नहीं, वो नहीं, ध्यान रखिएगा, दिग्विजय, दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहते हैं कि 1357 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की थी। तो ये अलग-अलग सोर्सेस से पता चलता है। तो आप दोनों ही याद रखो, ठीक है? इसके अलावा एक काम और करते हैं, बलरामपुर का जो क्षेत्र है ना, वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है, इस जगह पर। तो ये कौन से महाजनपद में आता होगा? आपने महाजनपद पढ़े थे इतिहास में? कौशल महाजनपद, श्रावस्ती या फिर काशी, अ, पाटलिपुत्र, है ना? पांचाल। तो ये किस महाजनपद में है? बलरामपुर। ये एक महाजनपद में था कोसल। ये कोसल साम्राज्य का हिस्सा था उस समय। यहीं पर माहेट किला है, शोभनाथ मंदिर है, श्वेतांबर मंदिर है यहीं पर, ठीक है? लेकिन एक वर्ष आता है 1997, 1997। 1997 आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक जिला है अपना उत्तर प्रदेश में गोंडा, गोंडा। ये जो गोंडा जिला है, गोंडा से अलग करके ही ये बलरामपुर बनाया गया था 1997 में, याद रखिएगा। वापस आओ ज़रा। अच्छा इसमें मंदिर पूछ रहा था ना? कौन-सा मंदिर? यहाँ पर होगा बिजलीपुर। अच्छा बिजलीपुर के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आओ। 19वीं शताब्दी में चलो ज़रा, 19वीं शताब्दी में चलते हैं। 19वीं शताब्दी में उस समय बलरामपुर में एक राजा हुआ करते थे। बलरामपुर में एक राजा हुआ करते थे। कहते हैं राजा को स्वप्न आया और कहानी ये भी कहती है कि मंदिर बनवाने के संबंध में आया था, पटानी देवी के भक्त के संबंध में ये कहानी कहती है। और यहीं पर फिर एक मंदिर बनवाया गया था जिसको कहते हैं बिजलीपुर, बिजलीपुर, ठीक है? यहाँ पर बनाया गया। अच्छा ये जो बिजलीपुर मंदिर है ना, इस मंदिर की विशेषता ये है, कि ये लाल पत्थर का बना हुआ है, लाल पत्थर का। और हालाँकि जो बलरामपुर के स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, मैंने तो केवल पढ़ा है इसके बारे में। इसमें जो मुख्य मंदिर है, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है और कहते हैं कि यहाँ पर ज़मीन में बड़ा-सा छेद है। तो ख़ैर, आपसे केवल सवाल पूछा गया था, तो आप ये बात याद रखो। जस्ट वेट 97, 94, 95 में आओ। 96 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले का पुराना नाम क्या है? अमरोहा जिले का पुराना नाम हो जाएगा ज्योतिबा फूले नगर। अमरोहा के बारे में क्या आपको पता है? अमरोहा, अमरोहा के बारे में क्या आपको पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल को 1997 को। कौन-कौन सी इसमें तहसीलें हैं क्या आपको पता है? जैसे अमरोहा है, जैसे धनौरा है, इसके अलावा हसनपुर और साथ ही साथ नौगाँव, ये इसमें तहसीलें हैं। 1997 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। अमरोहा के बारे में अमरोहा के नहीं, हम आपको अमरोहा के बगल में एक शहर है संभल। संभल के बारे में 2-3 जानकारियाँ देते हैं। दरअसल बात पुरानी है, संभल में एक गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर का नाम था रुस्तम खान, गौर करना। गवर्नर साहब का नाम था रुस्तम खान। कहते हैं कि रुस्तम खान ने यहाँ पर एक किला बनवाया था। कहाँ पर? अमरोहा में। रुस्तम खान ने यहाँ पर एक किला बनवाया, ठीक है? और जिस समय ये सब पूरा स्थापत्य कला का काम चल रहा था, उस समय भारत में जो शासक था, वो शासक हुआ करता था शाहजहाँ। शाहजहाँ। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अमरोहा में संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने किला बनवाया था, उस समय भारत पर कौन राज कर रहा था? ये था शाहजहाँ। ठीक? कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अमरोहा से संबंधित। ये हैं ईयर्स।
जैसे 474 ईस्वी में क्या हो रहा था यहाँ, 676 से लेकर 1148 ईस्वी में यहाँ पर क्या हो रहा था, और 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक यहाँ पर क्या हो रहा था, और 1801 में क्या हुआ। ईयर्स याद जरूर रखना, क्योंकि सवाल यूपी ट्रिपल एससी बहुत अंदर से पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए कोताही नहीं। और लेखपाल की परीक्षा तो वैसे भी काफी टफ है, तो टफ का मतलब कंपटीशन ज्यादा है। तो 474 474 ईस्वी से पहले अगर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम था अमरजोध। अमरजोध अमरजोध का यहाँ शासन चल रहा था। फिर इसके बाद 676 से लेकर 1148 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पर राजपूत वंश का शासन आया। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1240 से लेकर 1242 में हुआ ये कि एक शख्स था जिसका नाम था मलिक जलालुद्दीन। मलिक जलालुद्दीन। अच्छा, ये जो बंदा है ना मलिक जलालुद्दीन, इसके बारे में याद रखो, इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए कि अमरोहा का हकीम 1240 से लेकर 1242 ईस्वी के काल में किसे बनाया गया था, यही है मलिक जलालुद्दीन। और 1801 ईस्वी में ये जो पूरा क्षेत्र है अमरोहा का, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। खत्म सब कुछ, ठीक है, अब ब्रिटिश ही आ गए तो सब कुछ खत्म। तो खैर और आगे बढ़ते हैं। 96 में आ जाओ। 96 क्या कह रहा है, कह रहा है बलवंत नगर वर्तमान जो झांसी है, शहर में बांगरा नामक चट्टानी पहाड़ी पर झांसी का किला किसने बनवाया था। झांसी का किला तो इसी ने बनवाया था, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव ने। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 97 में। क्वेश्चन नंबर 97, अरे गोमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित कॉन्स्टेंटिया पैलेस लखनऊ में उस शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है, यानी कि कौन से शिक्षण संस्थान के रूप में ये पैलेस काम कर रहा है। कॉल्विन नहीं, गलत है। ये भी गलत है। अमीर नहीं, ये भी गलत है। ला मार्टिनियर कॉलेज। देखो यहाँ पर आओ, थोड़ी सी बातें कर लें हम आपसे। ला मार्टिनियर कॉलेज के संदर्भ में अब जरा गौर करना। ला मार्टिनियर कॉलेज, यही है कॉन्स्टेंटिया महल, ठीक है, महल। अच्छा, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये कहाँ पर है, लखनऊ यानी कि गोमती, गोमती के पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर है। अच्छा, इसके अलावा ये किस शैली में बना है। शैलियाँ बहुत पूछी जाती हैं, आपके ही यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम ने शायद दिसंबर में कोई हुआ था, चार बाग की शैली पूछी थी, चार बाग जो स्टेशन है शायद उसकी, जो भी हो देख लेना आप लोग। तो शैली ये कौन सी है, ये है बरोक शैली, फ्रांसीसी बरोक शैली। और एक शख्स है जिसका नाम है क्लाउड मार्टिन। क्लाउड मार्टिन, कहते हैं ये जो क्लाउड मार्टिन बंदा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों का संस्थापक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने कई सारे शहरों में स्कूल स्थापित किए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों का संस्थापक, ठीक है। और इसका जो दाह संस्कार हम ना कहें, या हम ये ऐसे कहें, इसको दफन किया गया था यहीं पर, ठीक है। तो खैर ये कुछ बातें हैं, याद रखो। कौन सा सवाल हो गया, 97। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 98 में। 98 को ध्यान से देखो। यूनेस्को ने 2025 में लखनऊ को रचनात्मक शहर घोषित किया था, ये तो करंट का क्वेश्चन है, और पाककला में घोषित किया था। 99 में आ जाओ। 99 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बताओ जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है, इससे इसका वानस्पतिक नाम क्या है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखो, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100 में। 100 ये कह रहा है अहमद शाह बहादुर के समय के शासनकाल में वजीर उल मुमलिक ए हिंदुस्तान ये किसे नियुक्त किया गया था। यानी ये हम अगर शॉर्ट में कहें तो हम इसे वजीर नवाब कह सकते हैं, है ना। वजीर नवाब किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था सफदरजंग को, याद रखो, इसे वजीर नवाब भी कहा जाता था। खैर ये क्वेश्चंस हैं यूपी जीके के। यूपी जीके के एएनएम में कौन कौन, एएनएम में जो परीक्षा में सवाल पूछे गए थे, ये सोल्यूशन है। अच्छा, इसी के आगे हम लोग कंप्यूटर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।